आज का हमारा मुख्य विषय है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो प्रकाश द्वारा उत्पन्न प्रभाव, उसकी प्रकृति और उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश का जो संचरण होती है, उसी संचरण या उसकी जो सिद्धांत है या प्रभाव है, इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संबंधी मूल तथ्य कहते हैं। ठीक है। प्रकाश के संचरण में यह देखा जाता है कि प्रकाश जब एक समान माध्यम, इसको हम कहते हैं सममांगी माध्यम, एक समान माध्यम, दूसरी भाषा में इसको हम कह सकते हैं समांगी माध्यम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो प्रकाश के संचरण में यह माना जाता है कि प्रकाश जब एक समान माध्यम, जिसको हम समांगी माध्यम कहते हैं, या समदैशिक माध्यम जब होती है, उस कंडीशन पर प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में चलती है। ठीक है। मतलब प्रकाश जब एक सरल रेखा में गमन करेगी तो उसके लिए कंडीशन ये है कि माध्यम जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, उसकी प्रकृति जो है एक समान होना चाहिए। तभी हम यह मानकर चलेंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करेगी। किंतु माध्यम यदि बदलती है तो माध्यम बदलने के साथ साथ प्रकाश की जो गति की दिशा है वो भी बदल जाती है। ठीक है। प्रकाश की गति की दिशा बदलने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रकाश की हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। इसी मूल तथ्यों के बारे में या इसकी जो उपयोगिता है, इसी को समझना आवश्यक है। ठीक। जब आगे हम चलते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से निकल करके किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की सतह से टकराने के पश्चात उसकी तीव्रता का जो कुछ भाग होती है वह उसी सतह पर अवशोषित हो जाती है। कुछ भाग जो होती है वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो पृष्ठ है उस पृष्ठ से पहले माध्यम में ही परिवर्तित हो जाती है, और कुछ भाग जो होती है वह दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें। मान ले जाए हमारे पास ये दो माध्यम, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली एक सीमा रेखा यहाँ पर प्रदर्शित कर गई। मान के चलते हैं कि पहला वाला माध्यम हमारे पास वायु है और दूसरा वाला माध्यम हम लेके चलते हैं जल या कांच। ठीक। तो प्रकाश किरणें जब सरल रेखा पर चलते हुए पहले माध्यम जो वायु लिए हैं उसके सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है, तो जैसे ही प्रकाश इस सीमा पृष्ठ पर आपतित होगी, जैसे ही प्रकाश इस सीमा पृष्ठ पर आपतित होगी, इस प्रकाश की तीव्रता का कुछ भाग सीमा पृष्ठ पर अवशोषित हो जाती है। क्लियर हो गया। इस प्रकाश की जो कुछ भाग होती है, तीव्रता का जो कुछ भाग होता है वह इसी माध्यम में लौट जाती है या परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश की तीव्रता का जो शेष भाग होती है, जो बचा रहता है, वह दूसरे माध्यम में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। इस तरीके से तो यहाँ पर प्रकाश कैसे संचरित हो रही है, उसका अपवर्तन कैसे हो रही है माध्यम में, और दूसरे माध्यम में कैसे किस तरीके से जा रही है, इन्हीं सब घटनाओं को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं कि जब प्रकाश, क्लियर हो गया अपवर्तन, तो यहाँ पर हम अपवर्तन की और दूसरे ढंग से डिफिनेशन दे सकते हैं, या दूसरे ढंग से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है या दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वह अभिलंब से दूर या अभिलंब से पास, ये दोनों कंडीशन हो सकती है, माध्यम की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश की किरणें एक सममांगी माध्यम से दूसरे सममांगी माध्यम में जाने पर या प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब यह है कि प्रकाश, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक अभिलंब डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है कि प्रकाश किरणें विचलित हो रही है तो वह किधर होगी, अभिलंब की ओर होगी कि अभिलंब से दूर होगी। क्लियर हो गई। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया।
माध्यम। अब यहाँ पर माध्यम की बात आई है जिसको हम कह रहे थे सममांगी माध्यम। तो माध्यम वास्तव में होता क्या चीज है, हम माध्यम से क्या समझ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो माध्यम का अर्थ ये होता है कि चूंकि हमारे पास हम लेके चलते हैं दो प्रकार की माध्यम होती है। पहला माध्यम हम ले सकते हैं सघन माध्यम, दूसरा हम ले सकते हैं विरल माध्यम। सघन माध्यम के क्या अर्थ होता है कि ऐसा माध्यम जिसका घनत्व अधिक होती है उस प्रकार के माध्यम को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे वायु और कांच की हम बात करें, क्लियर हो गई। तो वायु के सापेक्ष कांच जो होगी उसकी जो डेंसिटी होगी, उसकी जो घनत्व होगी वो क्या होगी, सर्वाधिक होगी। वायु की जो घनत्व है, वायु के जो अणुओं का जो घनत्व है वह क्या होगा, उसकी डेंसिटी या उसकी घनत्व कम होगी, कांच की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का घनत्व क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष कांच को हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे, और वायु को हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। तो यहाँ पर विरल माध्यम का अर्थ यह है कि ऐसा माध्यम जिसकी घनत्व कम होती है उसको हम विरल माध्यम कहते हैं, और ऐसा माध्यम जिसका घनत्व सर्वाधिक होती है, अधिक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे एक उदाहरण और लेके चलते हैं, जल और कांच। तो जल और कांच में हम जान सकते हैं या बता सकते हैं कि कौन सा, किसका माध्यम किसका जो माध्यम है वो सघन होगा और किसका माध्यम जो है विरल होगा, बता सकते हैं। तो हम जानते हैं चूंकि कांच ठोस वस्तु होती है, उसकी जो अणु होती है वो पास पास रहती है, इसलिए कांच का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। वायु की जो अणु होती है वो थोड़ा दूर दूर में होती है ना, थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखते हैं, इस कारण वायु की जो अणुओं की जो घनत्व है वह क्या होगी, कम होगी। तो कांच के सापेक्ष वायु का घनत्व क्या होगा, कम होगा, यानी कि विरल होगा, और वायु के सापेक्ष कांच का घनत्व क्या होगा, सघन होगा। तो इस तरीके से हम सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर हो गई। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम, चूंकि प्रकाश किरणें इसी माध्यम पर गमन करेगी, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होना चाहिए दोनों माध्यमों में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल c, चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, चाल या वेग, c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश 1 मिनट में मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है। तो यह जो चाल है किस माध्यम में है, क्लियर हो रही है, सघन माध्यम में है कि विरल माध्यम में है। तो हम जानते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश सर्वाधिक चाल से क्या करती है, गति करती, अर्थात ये जो चाल है वो किसके लिए है, विरल माध्यम के लिए। क्लियर हो गया। जैसे जैसे माध्यम की प्रकृति बदलती जाएगी, प्रकाश की चाल भी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि हम इसको देखना चाहें तो जैसे वायु है, क्लियर हो गई, तो वायु या निर्वात ऐसा हम कह सकते हैं। निर्वात का क्या अर्थ हुआ, निर्वात को हम ऐसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कमरा है, ठीक है, इस कमरे में अभी क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है। ठीक, यदि इस कमरे से वायु को बाहर कर दे मतलब किसी टेक्निक या किसी सिस्टम के माध्यम से हम वायु को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो इस कमरे का जो वातावरण हो क्या हो जाएगी, वायु रहित हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर वायु क्या है, अनुपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो माध्यम है वो क्या हो गया, निर्वात हो गया। ठीक है, मतलब वायु की अनुपस्थिति, क्लियर हो गई, वायु की अनुपस्थिति को ही हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो निर्वात है उसको हम क्या कहेंगे, वायु की अनुपस्थिति कहेंगे। ठीक है, आगे हम यहां पे देखते हैं। हाँ, मैं एग्जांपल्स बता रहा था आपको कि किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। ठीक है, तो वायु और एक निर्वात की बात कर रहे थे, तो वायु और निर्वात की बात करें तो वायु की, निर्वात की अपेक्षा वायु का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब वायु और कांच की हम बात करें, ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, और वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी,
ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर यही स्पष्ट होता है कि प्रकाश निर्वात में या वायु में ज्यादा वेग से गमन करती है, और यदि उसकी घनत्व बदल जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो माध्यम सघन हो गया, तो वहां पर उसका वेग जो है क्या हो जाएगी, प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अधिक सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है? तो जब प्रकाश किरण माध्यम से विरल माध्यम से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब के पास हो जाती है, लेकिन जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है? चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास दो माध्यम है, पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, जल है। यहाँ पर भी पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, जल है। इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम ले लेते हैं वायु और इसको ले लेते हैं जल। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कि जब प्रकाश किरण वायु है अर्थात क्या है, ये विरल माध्यम है, इसके माध्यम को हम क्या लिखेंगे, विरल माध्यम। ठीक है? ये जल है, मतलब ये क्या हो जाएगी, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया? तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है या सघन माध्यम में क्या होती है, अपवर्तित होती है, तो अपवर्तित होने वाले जो किरणें हैं वो अभिलंब की ओर, इसको हम क्या कहेंगे, इस लाइन को एम और एन से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये क्या है, इस सीमा पृष्ठ पर खींचा गया एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो प्रकाश किरण जब वायु से जल की ओर अपवर्तित होती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब अपवर्तित होती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर हो गया? दूसरे चित्र में यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जल और वायु, तो ये क्या हुआ, विरल माध्यम हुआ, ये क्या हुआ, सघन माध्यम हुआ। तो प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पे जो ये अपवर्तन कोण जो बना है वो इसके कंपेयर यदि हम करें तो ये क्या है, ज्यादा है, ये क्या है, कम है। यहाँ पर ये वाला कोण ज्यादा और ये वाला कोण क्या है, कम है, अर्थात ये अभिलंब से पास आ रही है और ये क्या है, अभिलंब से दूर जा रही है। क्लियर हो गया? तो इस नियम को याद रखेंगे। क्लियर हो गई? क्या है इसकी परिभाषा, कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, और प्रकाश किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है? ये जो नियम है या जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे तो आगे जो हम प्रायोगिक कार्य करेंगे इसी आधार पर या इसी सिद्धांत के आधार पर प्रायोगिक कार्य किया जाएगा। समझ में आ गया? आगे हम चलते हैं अपवर्तन के नियम।
अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का मुख्य दो प्रकार की नियम होती है। दो नियमों को आधार बनाते हुए अपवर्तन की घटनाओं को हम और ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम हम ये कहते हैं कि जैसे हम चित्र में यहाँ पे देख रहे थे कि ये एक सीमा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को क्या करती है, अलग करती है। चलिए हम इसको ले लेते हैं वायु और इसको हम ले लेते हैं जल। ये एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम अभिलंब कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम और इसको हम कहते हैं एन। प्रकाश किरणें वायु से होकर के जल में क्या होती है, अपवर्तित होती है, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ये आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको हम ओ कहेंगे। ठीक है, तो पहला नियम यहाँ पर ये है, अपवर्तन का पहला नियम ये है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, समझ में आ गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होती है, एक ही तल में होती है। इसको हम अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, दूसरा नियम इसमें यह कहता है कि यदि एक वर्णी प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इस किरण को हम क्या कहते हैं, एक वर्णी। एक वर्णी का क्या मतलब हुआ, चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। हमारे पास जो प्रकाश, सूर्य प्रकाश जो सफेद दिखाई देती है, वास्तव में क्या होता है, वह 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो उन 7 रंगों में से हम किसी भी एक रंग को क्या कराएं, आपतित कराएं। क्लियर हो गया, तो उसको हम कहते हैं एक वर्णी प्रकाश। क्लियर हो गई। तो जब एक वर्णी प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है तो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होते ही आपतन कोण की जो ज्या होती है, ज्या का मतलब होती है, जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं उसको, ज्या। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, साइन। समझ में आ गया। तो एक वर्णी प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतित किरण की ज्या अपवर्तित किरण के ज्या के अनुपात में होता है। मतलब दोनों के एक निश्चित अनुपात होती है, उसी क्या बोलते हैं, अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण के ज्या दोनों का होता है, एक निश्चित अनुपात में होती है और उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। चूंकि हम अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए म्यू बराबर क्या हो जाएगी, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। और इसको दोनों के जो अनुपात है, आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या। क्लियर हो गया। इसको सबसे पहले किसने देखा था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इस कारण इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल के नियम के नाम से भी इसको जानते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, यदि स्नेल का नियम पूछा जाए तो स्नेल के नियम का यही परिभाषा है। ठीक है, क्या परिभाषा हुआ, स्नेल के नियम के अनुसार कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात के बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित किया गया है, इसका नाम क्या है, म्यू। यदि हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो अधा मा करके ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यू नहीं है, क्या है ये, म्यू है। क्लियर हो गया। तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हम कहते हैं स्नेल का नियम। तो ये अपवर्तन संबंधी दूसरा नियम है। समझ में आ गए दोनों नियम। पहले नियम एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। पहले नियम क्या कह रहे थे हम, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होती है, एक ही तल में होती है। और दूसरा नियम क्या कह रहे थे, कि यदि एक वर्णी प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यमों को बांटने वाली सीमा पृष्ठ पर यदि आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण के ज्या एक निश्चित अनुपात में होती है, जिसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। तो स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होती है। ठीक है, तो ये था अपवर्तनांक। यहाँ पर एक चीज और देखना है कि दो माध्यम है ना, दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक कभी भी शून्य नहीं हो सकता, इस नियम को याद रखेंगे। ठीक है, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, दोनों माध्यमों का जो अपवर्तनांक है, दोनों का यदि हम साइन आई और साइन आर निकालें तो उसकी मान कभी भी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर हो गया। जैसे वायु और जल दोनों का यदि हम अपवर्तनांक का यदि अनुपात निकालें तो 0 नहीं होगा, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि एक विरल है और दूसरा क्या है, सघन है। क्लियर हो क्या।
आगे है अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होती है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, इसकी परिभाषा से हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण निर्वात या वायु, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, निर्वात या वायु, जब कोई प्रकाश किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे ये प्रकाश किरण है, इसको हम ले सकते हैं हवा, जिसको हम वायु कहते हैं, या क्या ले सकते हैं, निर्वात कह सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण हवा या निर्वात से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष, क्या कहेंगे उसको, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कांच है, क्या है ये, कांच है, ठीक है। तो प्रकाश किरण कहां जा रही है, कहां जा रही है, निर्वात से या हवा से कहां जा रही है, कांच में। तो इसकी माध्यम क्या हो रही है, बदल रही है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वही क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां पर कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताना है तो कितनी होती है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, 1.5, 1.5। जैसे आप लोग देखेंगे कि कांच की एक आयताकार गुटका होता है, इस तरीके से होती है कांच की एक आयताकार गुटका, ठीक है। इस गुटके का अपवर्तनांक कितनी होगी, 1.5 होगी। प्रिज्म होती है, प्रिज्म की आकृति इस तरीके से त्रिभुजाकार रहती है ना। तो इस पदार्थ का भी अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5। क्यों 1.5 होगा, क्योंकि दोनों पदार्थ जो है, दोनों जो ये भी और ये भी, प्रिज्म और आयताकार गुटका, दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है। अर्थात ये जो कांच है वह क्राउन कांच है। क्या कांच है, क्राउन कांच। और क्राउन कांच की जो अपवर्तनांक होती है वो कितनी होती है, 1.5 होती है, ठीक है। यदि हम इसी को दूसरे कांच में लें, जैसे फ्लिंट कांच लेते हैं, तो फ्लिंट कांच की अपवर्तनांक थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बदल जाती है, वो होती है 1.6, इससे थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ किस प्रकार की है उसके ऊपर उसकी अपवर्तनांक जो है निर्भर करती है, ठीक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक सबको समझ में आ गई। दूसरा है इसका सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा यह है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या गमन करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर हो गया। ये क्या कहलाएगी, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगी। अर्थात यदि इस माध्यम को हम 1 कहेंगे तो इस माध्यम को हम क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। तो इसकी अपवर्तनांक होगी, चूंकि अपवर्तनांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू में यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 म्यू 2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको हम क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिया गया है हवा और यहाँ पर लिया गया है कांच। तो हवा के लिए चूंकि एयर होती है, एयर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और कांच के लिए चूंकि कांच को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसको जी से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये था सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक।
अब यहाँ पे जब हम अपवर्तनांक की परिभाषा देखें, अपवर्तनांक के नियम देखें, अपवर्तनांक के प्रकार देखें, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि अपवर्तनांक जो है किस किस बात के ऊपर निर्भर करती है। तो हम आगे टॉपिक लेते हैं अपवर्तनांक की निर्भरता। निर्भरता आगे हम चलते हैं अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक किस किस बात के ऊपर डिपेंड करती है या किस किस बात के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर माध्यम की जोड़े की प्रकृति पर, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, माध्यम की जोड़े की प्रकृति। माध्यम की जोड़े की प्रकृति का मतलब यह है, माध्यम की जोड़े की प्रकृति का मतलब यह है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या देखा यहाँ पर कि माध्यम की जोड़े की प्रकृति, जोड़ा मतलब हम दो ले रहे हैं ना, विरल माध्यम और सघन माध्यम या सघन माध्यम और विरल माध्यम, समझ में आ रही है। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होती है वो 1 से क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन सघन माध्यम के सापेक्ष यदि हम विरल माध्यम का अपवर्तनांक देखें तो वह 1 से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम माध्यम क्या ले रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी अपवर्तनांक का मान, ठीक। दूसरी पॉइंट है इसमें, दूसरी पॉइंट है कि माध्यम की भौतिक अवस्था क्या है, दूसरा लिखेंगे यहाँ पर, माध्यम की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था से मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो माध्यम है उसका घनत्व क्या है ना, कम घनत्व वाला है कि ज्यादा घनत्व वाला है। तो माध्यम का घनत्व यदि अधिक होगी तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा, और यदि उसका घनत्व कम है मतलब विरल है, तो उसका घनत्व, उसका जो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो भौतिक अवस्था क्या है, विरल है कि सघन है, इसके ऊपर निर्भर करती है अपवर्तनांक का मान। ज्यादा घनत्व वाला है तो अधिक हो जाएगी अपवर्तनांक, और यदि कम घनत्व वाला है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपवर्तनांक। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, जो हम प्रकाश जो प्रयुक्त कर रहे हैं वह क्या है। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रकाश के रंग पर, तीसरा टॉपिक है प्रकाश के रंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा सूर्य का जो प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। साधारण आंख से यदि हम देखना चाहें तो उस सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होती है वह हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। लेकिन यदि हम उसको प्रिज्म से यदि होकर के उसको जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना, या जो स्पेक्ट्रोमीटर जो होती है उसके माध्यम से यदि हम देखना चाहें तो सूर्य के प्रकाश अलग अलग रंगों से मिलकर के बनी होती है, और अलग अलग रंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है अलग अलग रंगों के लिए, तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है, अलग अलग होगी। क्लियर हो गया। तो यदि मान ले जाए प्रकाश के रंग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम एक उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे बैगनी रंग है, बैगनी, ठीक है, और आगे ले सकते हैं बैगनी से लाल की ओर जाएगी, ठीक है ना। तो बैगनी रंग और लाल रंग, बैगनी रंग और लाल रंग, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो हम म्यू से प्रदर्शित करेंगे ये ज्यादा होगी किससे, लाल रंग के अपवर्तनांक से। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर, ठीक है। मतलब बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है, वी का मतलब क्या है, वायलेट कलर, वायलेट का मतलब होती है बैगनी, रेड मतलब लाल, ठीक है। तो म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर, अर्थात बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा,
लाल की या बैगनी की, लाल की या बैगनी की। तो हम देख रहे हैं कि बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा है, इसलिए इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, कम होगी, और लाल रंग की अपवर्तनांक चूंकि कम है इसलिए इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहां पर एक प्रश्न किया जाता है कि क्या कारण है कि जो खतरे का जो सिग्नल होती है वो लाल होती है। ठीक है, देखे होंगे जो खतरे मतलब जो जहां पे सिग्नल जहां पे दिया जाता है तो लाल रंग का रहता है स्टॉप करने के लिए या रोकने के लिए, या जहां पर खतरे की स्थिति है वहां पे लाल का बल्ब जला दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या है, खतरे का एक सिग्नल है। तो इसका मतलब क्या है, लाल रंग क्यों प्रयुक्त कर रहे हैं, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य हम देख रहे हैं कि ज्यादा है। तो लाल की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा दूर तक क्या करेगी, फोकस करेगी, ज्यादा दूर तक फैलेगी। तो यदि हम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है या दूरी में है तो वहां से हम उसको सिग्नल को देख करके समझ सकते हैं कि आगे अपने को बढ़ना नहीं है। समझ में आ रही है। तो तरंगदैर्ध्य चूंकि लाल रंग की ज्यादा होती है इसलिए खतरे की सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये 3 बिंदु था जिस पर अपवर्तनांक जो है निर्भर करती है। आगे इसमें हम देखेंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणी शब्द से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, और नहीं भी यदि परिचित होंगे तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। उत्क्रम मतलब एक दूसरे की उल्टा। ठीक है, यदि हम मान लीजिए जैसे हम रसायन में भी पढ़ते हैं उत्क्रमणी अभिक्रिया ऐसा पढ़ा जाता है, तो मान लीजिए इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो वापस उसी दिशा पे हम क्या करेंगे, लौटेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। जैसे हम एक ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर जब वापस आएंगे तो उसी दिशा पर आएंगे। क्लियर हो गया। तो ये क्या कहलाती है, उत्क्रम कहलाती है, या रिवर्सिबल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत में हम ये देखते हैं, इसके लिए एक चित्र बनाते हैं उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को समझने के लिए। ये जल है और इसको हम ले लेते हैं कांच। ठीक है, और ये वाला माध्यम क्या है, वायु। ठीक, यहाँ पर एक अभिलंब डाला, यहाँ पर भी हम क्या ले सकते हैं, एक अभिलंब ले सकते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण आपतित हुआ, यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं समतल दर्पण। इसको हम एम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को कैसे समझते हैं देख लीजिए। ए और ये बी। चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 माध्यम है हमारे पास, एक वायु, फिर कांच, और तीसरा क्या है, जल है। ठीक है, ये विरल माध्यम है, इसके सापेक्ष ये सघन माध्यम है, और जल के सापेक्ष भी कांच क्या होती है, सघन माध्यम होती है। ठीक, तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को समझने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्रकाश किरण ए बी वायु से यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या होती है, प्रवेश करती है। तो जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करेगी अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माध्यम जो है बदल रही है। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण विचलित होती है, अर्थात अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, मतलब अभिलंब के पास हो जाती है। ठीक है,
फिर जब प्रकाश किरण कांच से होकर के जल में प्रवेश करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये जो आपतित होने वाले जो प्रकाश किरण है, यहाँ से आपतित हुआ, ये अपवर्तित होने वाले जो प्रकाश किरण है, यहाँ पे जल में एक समतल दर्पण लगा हुआ है। ठीक, तो हम समतल दर्पण में जानते हैं कि जब यहाँ पर एक समतल दर्पण रखा हुआ है, इस प्रकार इस पर प्रकाश किरण यदि आपतित होगी तो इसके पृष्ठ से टकराने के बाद में वह दूसरे दिशा पे क्या हो जाती है, उतने ही कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समतल दर्पण लगा हुआ है वो क्या करता है, जो अपने आने वाले जो अपवर्तित किरणें हैं उसको उसी मार्ग में क्या कर देता है, लौटा देता है। समझ में आ गया? तो जिस रास्ते से पहले किरण जो AB वाले जो किरण जिस रास्ते पर आई है, चल करके जिस रास्ते पर आए हैं, है ना, उसी रास्ते पर जो अपवर्तित किरण है वो उसी रास्ते से क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। क्लियर हो गया? तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से क्या हो गया, चले गया। तो यहां पर क्या हो गया, उत्क्रमणी प्रक्रिया हो गई। क्लियर हो गया? जिस रास्ते से प्रकाश किरण AB आ रही है उसी रास्ते से क्या हो रही है, जल से उसी रास्ते से वापस हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जल क्या है, विरल माध्यम है, कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से जैसे ही कांच सघन माध्यम में पहुंचती है, ठीक है, तो ये अभिलंब से पास आ जाती है, और जैसे ही जो कांच से जब वायु में जाएगी तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। क्लियर हो गया? तो सेम प्रक्रिया पहले वाले के लिए था, उसी तरीके से दूसरे वाले के लिए भी चल रही है। क्लियर हो गया? विरल माध्यम से सघन माध्यम पहुंच रही है, सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम पहुंच रही है ना। जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचा, अभिलंब के पास आई, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचा तो क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट गई। पुनः यह प्रक्रिया उल्टा चलती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है, और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में पहुंचती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गई? यह है उत्कीर्णता का सिद्धांत। उदाहरण के तौर पर यदि हम लेके चलें कि हवा के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होती है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कैसे प्रदर्शित करेंगे, A म्यू जी, A म्यू जी बराबर कितना लें, 3/2। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, संकेत समझ में आ रही है? ठीक है, तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत इस पर लागू होगा तो क्या हो जाएगी, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जी म्यू A, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। ये है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे, इससे आगे चल करके गणित हल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्क्रमणी के जो अर्थ है उसको एक बार और गणितीय प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर A म्यू जी बराबर 3/2 लिखे हैं, है ना। फिर क्या लिखे हैं यहाँ पर, G म्यू A बराबर 2/3। तो ये 2/3 कैसे आया, इसको भी हम एक बार पुनः और क्लियर कर लें। चूंकि उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हम जानते हैं कि यदि A म्यू G है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम इसमें उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाएंगे तो ये हो जाएगी 1/G म्यू A। ये है सूत्र, ठीक है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, G म्यू A इक्वल टू 1/A म्यू G। क्लियर हो गया? अब यदि मान लीजिए यहाँ पे जो लिखें A म्यू G इक्वल टू 3/2, उसको यदि इस फार्मूले में रखें तो G म्यू A का मान कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इतना कर सकते हैं आप। आगे हम चलते हैं कि विभिन्न माध्यम में
प्रकाश का अपवर्तनांक में क्या संबंध है। अलग अलग माध्यम लेके हम चलेंगे कि उसमें उसके अपवर्तनांक में क्या संबंध होती है। विभिन्न माध्यम से अपवर्तनांक का संबंध। अपवर्तनांक का संबंध, अलग अलग माध्यम लेके हम अपवर्तनांक में संबंध को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ये हो गया वायु, फिर हम उसमें ले लेते हैं जल, और उसके बाद में ले लेते हैं यहाँ पर कांच। ठीक है, और कांच के बाद में ये वाला जो माध्यम है वो क्या है, वायु है। ठीक है, कितने माध्यम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस चित्र में। पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम क्या है, जल, तीसरा माध्यम क्या है, कांच, और चौथा माध्यम क्या है, वायु है। तो हम जानते हैं वायु के लिए चूंकि एयर होती है इसलिए हम ए से प्रदर्शित करेंगे, जल को हम W से प्रदर्शित करेंगे, वाटर, कांच चूंकि ग्लास होती है इसलिए हम G से प्रदर्शित करेंगे, और वायु चूंकि एयर है इसलिए ए से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक अभिलंब खींचा, यहाँ पर भी एक अभिलंब खींच दीजिए, और यहाँ पर भी एक अभिलंब ले लीजिए। ठीक, तो प्रकाश किरण को देखिए यहाँ पे, ये I1 आपतन कोण से क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ये हो गया R1, और यहां हम ले सकते हैं R2। ठीक, ये R1 है तो इसको हम लेंगे R1, इसको लेंगे R2, ये हो जाएगा R2, और यहां से क्या हो जाएगी, ये, इसको हम लेंगे I1। ठीक, अब इस चित्र को एक्सप्लेन कर लेते हैं। A, B, ये C हो गया, और ये क्या हो गया, D हो गया। ठीक, तो देखिए प्रकाश किरण अलग अलग माध्यम में यहाँ पे क्या हो रही है, गुजर रही है। प्रकाश की एक किरण AB विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचा, अभिलंब के पास आ गई। ठीक है, तो पहले कंडीशन के लिए I1 आपतन कोण है, और अपवर्तन जो कोण है वो क्या है, R1 है। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक A म्यू W। ठीक है, A म्यू W क्या हो जाएगी, स्नेल के नियम अनुसार। स्नेल का क्या नियम है, अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन I बटे साइन R होती है, हम जानते हैं। तो यहां पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन I1 बटे साइन R1। ये आपतन कोण, ये क्या है, अपवर्तन कोण। क्लियर हो गया। उसी तरीका से जब किरणें, अपवर्तित किरणें जो है जल से कहां पे जाती है, कांच में जाती है, तो इस कंडीशन पे अपवर्तित किरणें के लिए हम आपतन कोण R1 ले सकते हैं, और यहां पर जो अपवर्तित जो किरण है उसके लिए अपवर्तन कोण हम क्या ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको हम पहला समीकरण लेके चलें। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर जल के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे इसको, W म्यू जी इक्वल टू, फिर स्नेल का सूत्र लगेगा, यहां पर नियम लगेगा साइन क्या है यहाँ पर R1, यहाँ पर क्या है R2, तो क्या हो जाएगी साइन R1 बटे, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन R2। ठीक है, इसको हम दूसरा समीकरण लेके चलेंगे। तीसरा समीकरण में हम देख लेते हैं, तीसरा निकालने के लिए जब अपवर्तित किरणें कांच से होकर के वायु में गुजरती है, ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचने पर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन पे जो आने वाली जो किरणें हैं जिसको हम आपतन कोण कहते हैं कितना है R2, और जो अपवर्तित जो कोण बन रहा है वो कितना है I1 है। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या निकालेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, पुनः कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे इसको G म्यू A, G म्यू A बराबर क्या हो जाएगा साइन R2 बटे साइन I1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तीनों को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 को गुना करने पर लिखेंगे यहां पर समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 को गुना करने पर, ठीक है, A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A बराबर क्या क्या है देख लीजिए। पहले वाले में क्या है, राइट तरफ साइन I अपन साइन I R1, साइन I1 बटे साइन R1 इंटू दूसरे वाले में क्या है साइन R1 बटे साइन R2 इंटू तीसरे वाले में क्या है साइन R2 बटे साइन I1 ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा साइन I1 से साइन I1 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल। तो कितना है टोटल, इसका मतलब 1/1 यहाँ पे इसको लिख सकते हैं A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A बराबर 1/1, और 1/1 का अर्थ क्या हुआ 1 हुआ, क्या हुआ 1 हुआ। ठीक है, तो मतलब क्या निकला यहां पर अपवर्तनांक 1 निकला। ठीक, ये सूत्र था जो क्या बता रहे हैं, अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कर रही है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो मुख्य बिंदु था प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें अपवर्तन की परिभाषा, उसकी नियम, अपवर्तनांक
कि में साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है जिसको हम स्नेल नियम कहते हैं, और ये उत्क्रमणियता का सिद्धांत के बाद यहाँ पे अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक के बारे में समझने की कोशिश की। थैंक यू।